दोस्तों आज की डेट में इंडियन आईटी सेक्टर इतने बुरे वक्त से गुजर रहा है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। The United States has just dropped a legislative bombshell that could shake up India's $250 billion IT industry. ये खबर है आईटी सेक्टर में नौकरी गंवाते नौजवानों की, जो लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, उन्हें एक झटके में कंपनी निकाल रही है। वो आईटी सेक्टर जिसने 90s से लेकर आज तक इंडियन इकोनॉमी को खड़ा किया, जिसने हजारों फैमिलीज को गरीबी से निकाला, आज उसी आईटी सेक्टर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये इतना बड़ा संकट है कि अगर आप इसके अंदर की बात को समझ जाओ तो शायद आप अपने इन्वेस्टमेंट और करियर डिसीजन को भी बदल दोगे। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जनवरी 25 से लेकर अब तक FIIs ने इंडियन आईटी सेक्टर से 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग कर दी है। और यहाँ तक कि निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 2025 में 25% तक गिर चुका है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि TCS, जिसकी जॉब को गवर्नमेंट जॉब के बराबर स्टेबल माना जाता था, उसी TCS ने 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा बिल लाने जा रहे हैं जिसके कारण इंडियन आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। Another threat is emerging from the US and now the target is the Indian IT sector. तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि वो आईटी सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता था, उससे ऐसी क्या गलतियां हो गई जिसके कारण आज इसे इतने बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे कि आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा खतरा है। और क्या इंडियन आईटी सेक्टर कमबैक कर सकता है, और क्या ये आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है? तो दोस्तों इंडियन आईटी सेक्टर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है 1990s से, और ये वही टाइम था जब इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट के लिए खुल रही थी। इस टाइम पर दुनिया भर की बड़ी कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। दरअसल जब कंप्यूटर्स बने थे तब डेट फॉर्मेट में ईयर को 2 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता था। फॉर एग्जांपल 1998 को लिखा जाता था 98, सिमिलरली 1999 को लिखा जाता था 99। लेकिन अब दुनिया के सामने प्रॉब्लम ये थी कि जब ईयर 2000 होगा तो उसे आइडियली रिप्रेजेंट करेंगे 00 से, और यही चीज दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई थी, क्योंकि 2000 को अगर 00 से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंप्यूटर ईयर 1900 और 2000 में कंफ्यूज हो जाता। ईयर 2000 को कंप्यूटर ईयर 1900 समझ लेता, और इस छोटी सी प्रॉब्लम के कारण दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम, एयरलाइन, टेलीकॉम, हेल्थ केयर सब कुछ क्रैश हो सकते थे। और दोस्तों इसी क्राइसिस को बोला गया Y2K, ईयर 2000 क्राइसिस। और इसका ओनली सॉल्यूशन ये था कि दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना और ईयर के फॉर्मेट को 2 डिजिट से बदलकर 4 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि उस टाइम पर US और यूरोप के पास इतने ज्यादा प्रोग्रामर्स नहीं थे जो कम कॉस्ट में दुनिया भर के कोड्स को फिक्स कर सके। और इसी टाइम पर एंट्री होती है इंडिया की। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन इंजीनियर्स ने रात दिन एक करके करोड़ों लाइन ऑफ कोड्स को फिक्स किया, और इंडिया ने दुनिया को न सिर्फ बड़े डिजास्टर से बचाया बल्कि इंडिया का IT टैलेंट दुनिया भर में हाईलाइट हो गया। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज ने Y2K से इतना बड़ा गुडविल बनाया कि इसके बाद इनको ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, और पहली बार दुनिया ने रियलाइज किया कि भारत के पास चीप और स्किल्ड IT वर्कफोर्स है। और यहीं से स्टार्ट हुआ इंडियन IT का ग्लोबल राइज। दोस्तों आज की डेट में इंडियन टेक सेक्टर इतना बड़ा हो गया है कि ये इंडियन इकोनॉमी में 7 से 8% का कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ये 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। नैस्कॉम की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन टेक सेक्टर का टोटल रेवेन्यू FY25 में $283 बिलियन का होगा, और इसमें से 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू तो सिर्फ एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि इंडियन IT सेक्टर की डिपेंडेंसी अमेरिका पे बहुत ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के टोटल IT रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा सिर्फ अमेरिका से आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों ये डिपेंडेंसी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस आए थे तब उन्होंने एक स्लोगन दिया था, बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन। और तब से लेकर आज तक US लॉ मेकर्स एक के बाद एक नए रेस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है H1B वीजा। दोस्तों ये वही वीजा है जो आज तक लाखों इंडियन इंजीनियर्स को सिलिकॉन वैली तक पहुंचा रहा था।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट हो गया है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा के अप्रूवल को टाइट कर दिया है और अप्रूवल इस हद तक कम कर दिए है जिससे रिजेक्शन रेट 40% तक पहुंच गया है। और दुनिया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती उससे पहले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हायर एक्ट लाने वाले हैं और दोस्तों गलती से अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया ना तो इंडियन IT सेक्टर के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। दोस्तों इस एक्ट के नाम से ही आप सब कुछ समझ जाओगे। हायर एक्ट, हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आउटसोर्सिंग को बंद करो और जॉब्स को अमेरिका में ही रखो। दोस्तों होता क्या है कि अमेरिकन IT कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करते हैं, मतलब कि अमेरिकन IT कंपनीज इंडियन IT कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट्स देती है ताकि कम पैसों में बढ़िया काम हो जाए और इसी के कारण इंडियंस को जॉब मिलती है। अब ट्रंप चाहते हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है इसको बंद करो और प्रोजेक्ट्स को अमेरिका में ही रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन को जॉब मिल पाए और अमेरिका का पैसा अमेरिका में ही रहे। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी अपना काम आउटसोर्स करती है, जैसे इंडिया से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कस्टमर सर्विस, तो उस कंपनी के पेमेंट पर 25% का आउटसोर्सिंग टैक्स लगेगा। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, इस अमाउंट को कंपनीज अपने एक्सपेंस में भी डिडक्ट नहीं करवा सकती। मतलब अभी जो बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर टैक्स बचा लेते थे अब वो भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये जो आउटसोर्सिंग टैक्स से पैसा कलेक्ट होगा इसको एक नए फंड में डालेंगे जिसका नाम होगा डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड। और इस फंड से US वर्कर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी और स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। अब दोस्तों जरा सोचो, TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जायंट्स जिसके 50 से 60% तक का रेवेन्यू सिर्फ US क्लाइंट से आता है, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा? पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो सकते हैं और ऑलरेडी क्लाइंट्स रीनेगोशिएट करना स्टार्ट कर चुके हैं और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे वो डिले हो गए हैं क्योंकि अभी कॉस्टिंग भी अनप्रेडिक्टेबल है। दोस्तों एक रिपोर्ट के हिसाब से फेडरल और स्टेट टैक्स को मिला दो तो आउटसोर्सिंग का इफेक्टिव कॉस्ट कुछ केसेस में 60% तक बढ़ सकता है। मतलब जो कॉस्ट एडवांटेज इंडिया के पास था वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और इससे होगा ये कि अमेरिकन कंपनीज इंडियन कंपनीज को प्रोजेक्ट देने से अच्छा अमेरिका में ही अपने प्रोजेक्ट्स दे देगी। लेकिन दोस्तों राहत की बात ये है कि अभी हायर एक्ट एक प्रपोज्ड प्लान है, ये एक्ट अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर एंड तक इसके इम्प्लीमेंट होने के चांसेस है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन IT सेक्टर इस डिजास्टर से बच सकता है? दोस्तों बच तो सकता है लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी जायंट कंपनीज की 50 से 60% डिपेंडेंसी अमेरिका पर है। तो दोस्तों इंडिया को ये डिपेंडेंसी कम करनी होगी और यूरोप, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा तरीका ये है कि इंडिया को अपना डोमेस्टिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। इंडिया के बैंकिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में IT की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि IT सेक्टर का 80% रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है और अगर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है तो देश के अंदर की डिमांड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और रही बात IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की, तो अभी वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों दिसंबर के एंड तक क्लियर हो जाएगा कि हायर एक्ट इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हायर एक्ट इम्प्लीमेंट होगा और अगर होगा तो क्या इंडियन IT सेक्टर इससे बच पाएगा या नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।